नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्म्ड ड्रोन को लेके, और अभी हम खास करके आर्म्ड ड्रोन को लेकर और लॉइटरिंग मुनिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तरफ जब हमारी स्टेट ओन कंपनीज की तरफ से ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से भी ऐसे ही सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जाए। और खास करके पिछले 2 सालों में मैक्सिमम इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आ चुके हैं जो कि ऐसे ड्रोन्स या लॉइटरिंग मुनिशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अभी पारस एरोस्पेस की तरफ से अभी पहली बार डिफेंस एक्सपो के दौरान अपने एक आर्म्ड यूएवी को डिस्प्ले करने की बात सामने आई है, जो कि एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी की यानी कि हेल कैटेगरी की आर्म्ड ड्रोन होने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले ही इसी कैटेगरी की सिस्टम को खरीदने के लिए आर्मी की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था, और अभी इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से और एचएएल की तरफ से भी ऐसे ही ड्रोन्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। पारस डिफेंस की तरफ से डेवलप किए गए इस ड्रोन की बात करें तो इसका वेट करीब 5 टन के आसपास होने वाली है, जिसमें 2 मेन इंजन होने वाले जिनको दोनों विंग्स में प्लेस किया गया है। और इस ड्रोन में कुल मिलाकर 8 हार्ड पॉइंट्स होने वाले, जिसमें करीब 1 टन से ज्यादा की पेलोड को कैरी कर सकता है। इस ड्रोन को डुअल सैटकम सिस्टम से इक्विप किया जाने वाला है और इससे नॉर्मल सर्वेलेंस या रिकॉन जैसे मिशन के अलावा स्ट्राइक करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक अटैक रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और जापान को लेके, और अभी हम खास करके इंडियन नेवी के बारे में बात करने वाले हैं। कल ही हमने आप सभी को बताया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर की कॉन्सेप्ट को डिफेंस एक्सपो के अवसर पर डिस्प्ले किया गया था, जो कि अब तक की सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स होने वाले हैं। और इनमें 144 के आसपास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसी बीच आज जापान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट इशू किया गया, जिसमें जापान का कहना है कि वो अभी भारत को अपनी हाईटेक एंटीनाज को सप्लाई करने वाले हैं, जिनको इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉर्सेस में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अभी इस एंटीना का नाम यूनिकॉर्न है, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है। ये दिखने में तो एक हॉर्न की तरह, सींग की तरह दिखता है, लेकिन इसमें एक ही साथ कई एंटीनाज और डेटलिंग सिस्टम मौजूद होते हैं, और इनको डेटलिंग टर्मिनल या टैकन यानी कि टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसे सिस्टम अभी भारत भी अपने नेवल सिस्टम में इस्तेमाल करता है, लेकिन यूनिकॉर्न की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शेप की वजह से है, जो कि एक रिलेटिवली स्टेल्थी डिज़ाइन है, जो कि बाकी किसी भी एंटीना के मुकाबले काफ़ी कम आरसीएस को जनरेट करता है। अब जापान का कहना है कि सितंबर में जब भारत और जापान के बीच एक 2+2 मीटिंग को टोक्यो में अरेंज किया गया था, उसी दौरान ही भारत को ऐसे सिस्टम को सप्लाई करने के लिए एमओयू को साइन किया जा चुका है, और अभी इन सिस्टम को भारत को सप्लाई किया जाएगा। दूसरी तरफ जापान भी अभी इंडियन डिफेंस मार्केट में अपनी पैर को जमाना चाहता है, और साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए और इंडियन नेवी को रशियन सिस्टम्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए यूएस भी अपने तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर डाला है, जिस वजह से जापान के जरिए ऐसे सिस्टम्स को भारत को पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि एक तरफ भारत के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ क्वाड के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को और क्वाड को दोनों को मदद मिल सकता है। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इन सिस्टम को इंडियन नेवी की कौन से वेसल में सबसे पहले इंटीग्रेट करना शुरू किया जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि अभी भारत जापान के बाद इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने वाला दूसरा देश और इसका पहला एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है। अगला अपडेट मिग-29 यूपीजी को लेके। आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी का एक मिग-29 के फाइटर जेट कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से गोवा के तट के आसपास क्रैश हो गया था, और शुरू से ही मिग-29 को लेके हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी सर्विस को और इंजन इशू को लेके होती है, जिस वजह से इनको जल्दी ही रिटायर करने का फैसला किया जा रहा था। और कुछ ही दिन पहले ही बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी मिग-29 को 2027 के बाद धीरे धीरे रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। अब इंडियन एयरफोर्स की जो मिग-29 एयरक्राफ्ट हैं, ये नेवी के मिग-29 के मुकाबले थोड़े ज़्यादा पुराने हैं, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी मिग-29 एयरक्राफ्ट की एक और मिड लाइफ एक्सटेंशन को करने का फैसला किया, जिससे इनकी एयरफ्रेम की टेक्निकल लाइफ अभी 10 साल तक और इंक्रीज किया जा सकता है। अभी के लिए हमारे जो मिग-29 यूपीजी एयरक्राफ्ट है, इनकी सर्विस लाइफ 40 साल तक है, यानी कि इनकी एयरफ्रेम को करीब 40 साल तक एयरवर्थी माना जा सकता है। लेकिन अभी
इंडियन एयरफोर्स इसको 40 से 50 साल तक इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक और लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को 2025 के बाद शुरू किया जाएगा, जो कि इनकी सर्विस लाइफ को 10 साल तक और इंक्रीज करने वाले हैं। अब ये MiG-29 UPG का सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि 2000 से 2010 के बीच भी एक बार इनकी लाइफ एक्सटेंशन किया जा चुका है, जिसमें इनकी सर्विस लाइफ को 25 साल से 40 साल तक इंक्रीज किया गया था। यानी कि इससे पहले इनकी एयरफ्रेम की सर्विस लाइफ बस 25 साल तक था, जिसको 2010 के बीच 40 साल तक एक्सटेंड किया गया था। और अभी देखा जाए तो लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की वजह से इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है। इस पूरे लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को हमारी 11th बेस रिपेयर डिपो के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें अभी कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ इंडियन कंपनियों को ही शामिल करने का मौका मिलने वाला है। यानी कि ये जो लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम होने वाला है, उसमें जो भी अपग्रेड किया जाएगा वो सभी के सभी इंडिजिनस सिस्टम होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से। अभी रिसेंटली आप सभी को मैंने बताया था कि INS विक्रांत का भी एविएशन ट्रायल शुरू किया जाने वाला है, जिसमें इसकी सभी एविएशन रिलेटेड इक्विपमेंट को टेस्ट किया जाने वाला है और इससे फ्लाइट ऑपरेशंस को भी कंडक्ट किया जाने वाला है, जिसमें एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत से हैंडल किया जाएगा, जिसमें टेक ऑफ, लैंडिंग जैसे ऑपरेशंस के अलावा इसको कैरियर की हैंगर में ले जाके स्टोर करना और हैंगर से लिफ्ट के जरिए डेक पर ले जाना और जो भी एक्सरसाइज होते हैं उन सभी को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बीच ये भी सुनने को मिला है कि मोटोटॉक, जो कि जर्मन की एक कंपनी है, और ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स को बनाती है, जो कि नॉर्मली एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर्स को टो करके ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पार्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मोटोटॉक की तरफ से भी अपने एक ट्रक्स को टेस्टिंग करने के लिए INS विक्रांत में भेजा गया था, जो कि एक रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम होने वाली, यानी कि रिमोटली इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और इससे अभी INS विक्रांत की डेक पर हेलीकॉप्टर्स को या MiG-29 के एयरक्राफ्ट्स को मूव करने के लिए और पार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अभी INS विक्रमादित्य पर हम लोग कन्वेंशनल टो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और इसमें एयरक्राफ्ट को सही तरीके से कहीं पर पार्क करने के लिए भी थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इस नए इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें बस एक ही ऑपरेटर पूरे एयरक्राफ्ट को अकेले ही एक तरीके से पार्क कर सकता है और इसको इस्तेमाल करने पर हम काफ़ी हद तक मैन पावर को रिड्यूस भी कर सकते हैं और कंजस्टेड जगह में इसको ईजिली पार्क कर सकते हैं। अब इसको खरीदा जाएगा नहीं, ये तो फिलहाल अभी बताना संभव नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के बाद ये पता चलने वाला है कि आगे चल के INS विक्रांत में हमारी कन्वेंशनल टो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर ऐसे नए मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए जा रहे सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अभी अपनी क्रिटिकल डिजाइन फेज में पहुंच चुका है और अभी इसकी ओपन एयर इंजन टेस्ट को करने के साथ साथ इसके फ्लाइट सिमुलेटर को सेटअप किया जाने वाला है और इसकी फर्दर टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाने वाला है। इसी दौरान इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से प्रैट एंड व्हिटनी की PT6A67A सीरीज के इंजन को सिलेक्ट किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में अभी करीब 70% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी प्राइस 40 से 45 करोड़ के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि इसी सेगमेंट में मार्केट में मिल रहे फॉरेन अल्टरनेटिव के मुकाबले लगभग 10 से 20 करोड़ के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के मुताबिक सारस मार्क 2 को खास करके भारत की उड़ान स्कीम के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसको रीजनल ट्रांसपोर्ट स्कीम के अंदर VVIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह कि इसे अपनी पहली वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा हल्का बनाया जा रहा है, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा रहा है, जिसमें इसकी नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड को बेहतर किया जा रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर किया जा रहा है, टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंस को रिड्यूस किया जा रहा है और हॉट और कोल्ड वेदर कंडीशन में इसको ऑपरेट करने के लिए ट्यून किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी कैबिन में नॉइज इंसुलेशन को बेहतर किया जा रहा है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश किया जा रहा है। इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2024 तक तैयार करने का प्लान किया गया था, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन बनने के बाद इसको इंडियन एयरफोर्स में भी इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।